इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी समानता का आभास हो, तो ये सिर्फ एक संयोग है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुतकर्ता हिंदी नॉवल मास्टर। अब चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। अध्याय 254। अरमान रायजादा ने गहरी सोच में होने का नाटक किया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त मुझे लगता है मैंने जंगल में एक लंबे बालों वाली औरत को देखा था। वो बस एक पल के लिए दिखी और ओझल हो गई। उसके बाद उन लुटेरों ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। फिर वो दूसरे पेट्रोल पंप वाला लुटेरा भागता हुआ आया। न जाने क्यों वो पागलों की तरह चीखा और ढेर हो गया। लंबे बालों वाली औरत बस एक पल के लिए दिखी। अरमान, तुमने कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? कैप्टन नलिनी राठौड़ को जंगल में घुसते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई थी। पहले तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अरमान की बात सुनकर वो डर और गहरा हो गया। अचानक उसके मुंह से एक चीख निकल गई, हाय! और वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ पेड़ों की परछायां डरावनी लग रही थीं। शाखाएं और पत्ते हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई इशारा कर रहा हो। माहौल सचमुच खौफनाक हो गया था। यहाँ सच में कोई भूत वूत तो नहीं है न? नलिनी ने डरते हुए पूछा। उसके बगल में खड़े एक पुलिस कमांडो ने ये तमाशा देखा और चुपचाप अपना सिर झुका लिया। मन ही मन उसने अपना माथा पीट लिया। कैप्टन, तुम हमारी आर्म्ड पुलिस ब्रिगेड की कैप्टन हो। तुम मुझसे रिपोर्ट में ये लिखवाना चाहती हो कि मुजरिम भूत देखकर मर गया? क्या मजाक है? खैर, वो कमांडो सिर्फ मन ही मन बड़बड़ा सकता था। जहां तक हाथ में पकड़े रिपोर्ट फॉर्म की बात थी, उसने उसे बड़ी सावधानी से भरा। अरमान ने जो कहा उसने वही दर्ज किया, साथ ही पेट्रोलिंग ऑफिसर्स और अनया मल्होत्रा के बयान भी जोड़ दिए। अब ऊपर वाले इस कहानी पर विश्वास करेंगे या नहीं, यह उसका सिरदर्द नहीं था। वैसे भी सारे लुटेरे मारे जा चुके थे और बंधकों को खरोंच तक नहीं आई थी। पुणे शहर की यह सनसनीखेज बैंक डकैती का केस एक तरह से परफेक्शन माना गया। जाहिर है, पुलिस कमिश्नर इतनी छोटी सी बात पर उनका जीना हराम नहीं करेंगे। करीब 1 घंटे बाद पुणे शहर की क्राइम ब्रांच के हेड भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। कमांडो ने रिपोर्ट्स पुलिस के हवाले कर दीं। अब साफ सफाई और बाकी तामझाम उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, फिर अब ये सब तुम्हारे हवाले। मैं इन्हें पहले चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, फिर घर छोड़ दूंगी। नलिनी ने पुणे के पुलिस कप्तानों से बड़े रौबदार अंदाज में कहा। पुलिस वाले अनया मल्होत्रा की हैसियत जानते थे। वो एक ऐसी बिजनेस टाइकून थी जिनकी तारीफ खुद प्रांतीय सेक्रेटरी भी करते थे। उन्हें सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। जाहिर है, वे नलिनी के इंतजाम से तुरंत सहमत हो गए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आज इन्होंने बहुत खौफनाक मंजर देखा है, इन्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। बयानों के लिए हम बाद में समय निकाल लेंगे। इस तरह अरमान और अनया नलिनी की जीप में बैठकर पुणे शहर की ओर लौट चले। कार में नलिनी ने अरमान को थोड़ा अपनी तरफ खींचा और उसके कान में फुसफुसाए, अरमान, जब भी टाइम मिले मुझे वो हिडन वेपन फेंकने वाला दांव जरूर सिखाना। क्या हिडन वेपन? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरमान चौंक गया। उसने मुड़कर नलिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, शरारत कूट कूट कर भरी थी। वो डरी सहमी लड़की कहाँ गई जो अभी भूत के नाम पर कांप रही थी? ये लड़की, ये तो बस उसके मजे ले रही थी। लेकिन अरमान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने साफ अनजान बनने का नाटक किया। नलिनी कुछ और कहने ही वाली थी कि बगल में बैठी अनया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। कैप्टन नलिनी, जरा अपनी हद में रहें। अब हम कैदी नहीं हैं, अनया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखें नलिनी पर टिकी थीं, जिनमें बर्फ जैसी ठंडक थी। नलिनी की जीप हवा से बातें कर रही थी और जल्द ही मल्होत्रा विला के गेट पर पहुंच गई। मिस अनया, आपका घर आ गया, आप उतर सकती हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगी। अनया की उस जानलेवा घबराहट भरी नजरों के साए में नलिनी ने उसे बड़े अदब से कार से उतरने को कहा। बीवी, संभल के, सिर न लग जाए। कौन जानता था, इससे पहले कि नलिनी अपनी बात पूरी करती, अरमान कार की दूसरी तरफ से भागता हुआ आया, दरवाज़ा खोला और अनया को उतारने में मदद की। फिर अरमान ने तेजी से अनया का हाथ पकड़ा और उसे गेट के अंदर ले गया। उसने नलिनी को बाय तक नहीं कहा और सीधे धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही नलिनी बाहर ही रह गई। वो अंदर जाकर अरमान से पूछना चाहती थी कि उसने वो हथियार कैसे फेंके थे, लेकिन यह अरमान तो जैसे उसके पेट का कीड़ा निकला, उसे कोई मौका ही नहीं दिया। गुस्से से नलिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाल तक खड़े हो गए। अरमान, तू बहुत बड़ा कमीना है। तेरा मुंह तो फेविकोल से चिपका है। देख लेना, एक दिन तू खुद मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। डॉट डॉट डॉट। भौंक भौंक। लॉन में डॉग हाउस के अंदर वीर आलस में ऊँघ रहा था। गेट पर हलचल सुनते ही वो सतर्क होकर खड़ा हो गया।
जैसे ही उसने अरमान को देखा वो खुशी से पागल होकर भौंकने लगा। वीर अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाता हुआ अरमान के पैरों की तरफ भागा, उछल कूद मचाते हुए मानो उसका कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। वो अरमान के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, कभी उसके जूते चाटता, कभी अपनी भारी भरकम पूंछ हिलाता और कभी प्यार से अपना सिर अरमान की पैंट से रगड़ने लगता। मेरा शेर बेटा, आज तुझे खाने में एक्स्ट्रा हड्डी मिलेगी। अरमान नीचे बैठा और वीर का सिर सहलाने लगा। उसने महसूस किया कि यह तिब्बती मास्टिफ न केवल बड़ा हो गया है बल्कि उसकी गर्दन पर मांस की मोटी परत चढ़ गई है। उसकी हंसी छूट गई। वीर, तू इतना मोटा कैसे हो गया बे? मेरे पीठ पीछे घर से खाना चुरा कर तो नहीं खाता था? वूफ वूफ। वीर जैसे उसकी बात समझ गया हो, उसने मासूमियत से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो मैंने कुछ नहीं किया। शाम की ठंडी हवा उन्हें छूकर गुजर रही थी। लंबा और गठीला अरमान नीचे झुककर कुत्ते को प्यार कर रहा था, जबकि खूबसूरत अनया किसी अप्सरा की तरह अपने उड़ते हुए बालों को संवार रही थी। ये नज़ारा बेहद सुकून देने वाला और खूबसूरत था। तभी अरमान ने धीरे से अनया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अंदर चलते हैं, बाहर हवा तेज है। आज तुम बहुत डर गई थी, जल्दी सो जाना। अनया ने हल्का सा सिर हिलाया, कोई बात नहीं, तुम भी थक गए होगे, आराम करना। तभी अनया की नज़र अचानक अरमान के होंठों पर पड़ी। उसे वो पल याद आ गया जब वे भाग रहे थे। जोश और डर के उस आवेश में उसने अरमान को गले लगाया था और काफ़ी देर तक उसे किस किया था। ये सोचते ही अनया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे आसमान में शाम की लाली छा गई हो। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान से नज़रें मिला सके। वो अपने सैंडल घिसते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। ये लड़की अभी भी शर्मा रही है। अरमान की इंद्रियां बहुत तेज थीं। वो समझ गया कि अनया का उसके होठों को इस तरह देखना उस जंगली और तूफानी 10 सेकंड के किस की यादें ताज़ा कर गया था। उसने अपने होठों को छू कर देखा, जहां अनया की लिपस्टिक की खुशबू अब भी जैसे बसी हुई थी, मीठी, ठंडी, पुदीने जैसी, काफ़ी मज़ेदार। अपने कमरे में वापस आकर अरमान को लगा कि अब समीर डागर और धीरज ठाकुर को ट्रेनिंग देने का वक्त आ गया है। हाल ही में उसे महसूस हो रहा था कि मुसीबतें एक के बाद एक आ रही हैं। अकेले हर मोर्चे पर लड़ना भारी पड़ रहा था। ऐसे में वफादार साथियों का होना बहुत ज़रूरी था। समीर और धीरज में औसत से ज़्यादा टैलेंट था और वे उसके प्रति बेहद वफादार थे, इसलिए उन पर मेहनत करना बेकार नहीं जाएगा। इसके अलावा जब उसकी प्राण सूत्र कला एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई तो अरमान की दिलचस्पी उसमें कम हो गई थी। हाल ही में जैसे जैसे उसने 100 साल पुराने जिनसेंग को कल्टीवेट किया, जड़ी बूटियों की कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी और अब उसका रुझान प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक फॉर्मूलों की तरफ बढ़ गया था। उसने समीर और बाकी लोगों से भारी मात्रा में जड़ी बूटियां मंगवाकर बेसमेंट में जमा करवा ली थीं। चलो, आज ख्याल आया है तो कुछ ऐसी औषधियां तैयार करता हूं जो समीर और उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दें। अध्याय 255। ये सोचते हुए अरमान ने समीर को फ़ोन मिलाया। अरे समीर भाई, कल कुछ सहायक औषधियां भिजवा देना। मैंने लिस्ट तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दी है। याद रखना, रक्तवर्धक गोंद की मात्रा दोगुनी होनी चाहिए। बाकी सब लिस्ट के हिसाब से तैयार करना। कल मैं तुम लोगों को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। अरमान इस बार एक बेहद शक्तिशाली औषधि बनाने जा रहा था जो न केवल खून और प्राण शक्ति को बढ़ाए बल्कि उन्हें नया जीवन भी दे। उसके पास प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए जिनसेंग जैसा अमृत तो पहले से था, अब उसे खून बढ़ाने के लिए कुछ विशेष गोंद और जड़ी बूटियों की ज़रूरत थी। ठीक है अरमान भाई। फ़ोन काटने के बाद अरमान सो गया। अगली सुबह तड़के ही समीर और धीरज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जखीरा लेकर हाजिर हो गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अनया अभी सोकर उठी ही थी। दुआ सलाम के बाद वे बक्सों को एक एक करके बेसमेंट में ले जाने लगे। ये सब क्या है? अनया ने हैरानी से अरमान की तरफ देखते हुए पूछा। ओह, मैं कुछ दवाएं बनाने की सोच रहा हूँ। ये वही कच्चा माल है जो समीर और उसकी टीम लाई है, अरमान ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। लेकिन अनया को बहुत जिज्ञासा हो रही थी। वो जानती थी कि अरमान डॉक्टर है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अरमान दवाएं भी खुद बना सकता है। दवाएं बनाना मतलब क्या? अनया के दिमाग में तो यही था कि यह केमिस्ट्री लैब के किसी एक्सपेरिमेंट जैसा होगा। क्या अरमान ने बेसमेंट को लैब बना दिया है? उसे शक हुआ कि अरमान उसे टालने के लिए कोई बहाना बना रहा है। लेकिन उसने देखा कि समीर और धीरज के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। वे बार बार पूछ रहे थे कि अरमान भाई दवा बनाना कब शुरू करेंगे। इस उत्सुकता ने अनया को थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर दिया और कहीं ना कहीं उसे अरमान की बातों पर यकीन भी होने लगा। बस बात यह थी कि अरमान कब से औषधि निर्माण महागुरु बन गया। ये सचमुच अजीब था। अनया के जाने के बाद अरमान ने जड़ी बूटियों से भरे कमरे को देखा और बुदबुदाया। पिछली बार मैंने धीरज को आत्मन जागृति स्तर तक पहुंचने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस स्तर में आने के बाद उसका खून और प्राण शक्ति पारे की तरह गाढ़ी हो गई है, इसलिए साधारण ताकत बढ़ाने वाले मंत्र अब काम नहीं करेंगे। अब सिर्फ मज्जा शुद्धि गोली ही कुछ असर दिखा सकती है।
देखूं जरा इस सामान से कितनी गोलियां बन सकती हैं। बेसमेंट में समीर और धीरज ने बड़ी मेहनत से पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जड़ी बूटियों के बड़े बड़े थैलों को बेसमेंट में करीने से सजा दिया। बाहर खड़े उनके कुछ साथी और यूक्रेनी पहलवान अलेक्जेई पंजों के बल खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। वे सब जानना चाहते थे कि युवा साहब अरमान और ये दोनों भाई अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि सब कुछ अंदर रखने के बाद समीर ने मुस्कुराते हुए बेसमेंट का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, जिससे बाहर झांकने वालों की जिज्ञासा और बढ़ गई। बेसमेंट के अंदर समीर देख रहा था कि अरमान कैसे माहिरों की तरह इंडक्शन कुकर, क्रूसिबल, टेस्ट ट्यूब और बीकर जैसे तमाम उपकरणों को सेट कर रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अरमान भाई आपने आज सुबह इतनी सारी जड़ी बूटियां मंगवाई हैं, आखिर आप बनाने क्या वाले हैं? समीर ने अपनी आंखों से अरमान को धीरज का इलाज करते और उसकी ताकत बढ़ाते देखा था। उसे अरमान की रहस्यमयी शक्तियों का सीधा अनुभव था। मैं इन जड़ी बूटियों से एक काफ़ी एडवांस्ड गोली बनाने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी सही अनुपात का पक्का पता नहीं है, इसलिए कई प्रयोग करने होंगे। आज जितना माल आया है तुम दोनों मुझे हर हफ्ते इतना ही बैच भेजते रहना, अरमान ने निर्देश दिया। समझ गया अरमान भाई, समीर और धीरज ने तुरंत जवाब दिया। जब उन्होंने सुना कि अरमान एडवांस्ड गोली बनाने वाला है तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने दबी आवाज़ में पूछा, अरमान भाई ये किस तरह की दवा होगी? अरमान ने उन दोनों की तरफ देखा, वो समझ गया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मज्जा शुद्धि गोली, कभी नाम सुना है? नहीं, समीर ने जल्दी से सिर हिलाया। अरमान हंसा, मुझे पता था नहीं सुना होगा। खैर तुमने उपन्यासों में 10 महाशक्ति गोलियों जैसी चीज़ों के बारे में तो सुना होगा। वो किस्से जहां एक गोली खाने से इंसान की साधना 60 साल आगे बढ़ जाती है। हाँ वो तो पता है, बचपन में मुझे ऐसी कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। समीर ने तेजी से सिर हिलाया, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। अरमान भाई क्या सच में ऐसी जादुई गोलियां होती हैं? लेकिन बोलते ही समीर को एहसास हुआ कि उसने गलत सवाल पूछ लिया। अगर कोई और होता तो शायद ये डींगे हाँकना लगता, लेकिन ये कौन था? यह अरमान रायजादा था, वो शख्स जो पौराणिक दिव्य मंत्रों तक को सिद्ध कर सकता था। ये मज्जा शुद्धि गोली चाहे कितनी भी चमत्कारी लगे, उन मंत्रों से ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती थी। और फिर अरमान भाई उनसे झूठ क्यों बोलेंगे? अरमान मुस्कुराया, ताकतवर है या नहीं मैंने खुद नहीं खाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस गोली को लेने की शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं। कितनी मुश्किल? समीर ने पूछा। अरमान ने कुछ देर सोचा और समझाया, मैंने जो प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं उनके अनुसार आत्मन जागृति स्तर को आगे 3 छोटे स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है मज्जा शुद्धि, दूसरा स्तर है रक्त शुद्धि और तीसरा स्तर है प्राणांग। मज्जा शुद्धि, रक्त शुद्धि, प्राणांग। समीर फटी आंखों से सुन रहा था। उसने पहली बार आत्मन जागृति स्तर का इतना बारीक विभाजन सुना था। उसने मार्शल आर्ट्स आधा अधूरा सीखा था, बस इतना जानता था कि साधना से सिद्धि मिलती है। बिल्कुल साधारण स्तर के मुकाबले इस स्तर में हड्डियों और मांसपेशियों का पूरा कायाकल्प हो जाता है, जो मज्जा और नाड़ियों की सफाई के बराबर है। पहले स्तर यानी मज्जा शुद्धि में एक योद्धा की विस्फोटक ताकत और सहनशक्ति साधारण इंसान से बिल्कुल अलग होती है। वे जमीन से 7-8 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। लेकिन ये स्तर केवल शारीरिक सुधार तक सीमित है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है उनकी ताकत तेजी से घटती है और अंत में खून और प्राण शक्ति सूख जाने से वे आम आदमी से भी कमजोर हो जाते हैं। लेकिन दूसरे स्तर यानी रक्त शुद्धि में पहुंचने पर ही शरीर के अंदर का खून शरीर जितना ही मजबूत हो जाता है। यह उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वो एक योद्धा की विस्फोटक ताकत को लगातार ईंधन दे सके। सिर्फ उसी स्तर पर पहुंचकर इंसान की शारीरिक ताकत बुढ़ापे में भी कम नहीं होती, और उनकी उम्र आम लोगों से कहीं ज्यादा हो जाती है। 100 साल जीना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। समीर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसने जल्दी से पूछा, और तीसरे स्तर का क्या? अरमान रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और बोला, तीसरा स्तर है प्राणांग। अंक का मतलब दिशाओं से है। मन की 4 दिशाएं हैं, सही मार्ग, सही गुण, सही नियम, सही ज्ञान, और शरीर की 4 दिशाएं हैं, सही आसन, सही प्राण, सही सार, सही आत्मा। इस स्तर तक पहुंचना ही वो है जिसे प्राचीन ग्रंथों में शरीर में प्राण का संचार और प्राण का आत्मा में परिवर्तन कहा गया है। ये लगभग गुरु गोरखनाथ के उस स्तर जैसा है जिन्होंने हठ योग और गुप्त विद्याओं की रचना की थी। एक बार ऐसा होता है जैसे बादलों पर सवार ड्रैगन गरज रहा हो या हवा की सवारी करता हुआ बाघ। यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है। अरमान सीधे तौर पर अपनी तुलना उस दक्ष स्तर से नहीं कर सकता था क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स के जरिए शुरुआत नहीं की थी, इसलिए उसे उतने स्तर पार नहीं करने थे। लेकिन महान गुरु गोरखनाथ मार्शल आर्ट्स और योग के जरिए मोक्ष पाने के सबसे शुद्ध उदाहरण थे। गुरु गोरखनाथ। समीर को लगा जैसे वो कोई पौराणिक कथा सुन रहा हो, उसका दिमाग चकरा गया था।
उसने हकलाते हुए पूछा, क्या वही नाथ संप्रदाय के महान गुरु? अध्याय 256। अरमान ने सिर हिलाया और कहा, शिष्य शुरुआत में आंतरिक शक्ति सीखते हैं। आत्मन जागृति स्तर पर पहुंचने के बाद वे आदित्य शक्ति मुद्रा और प्राचीन गुप्त विद्याओं का अभ्यास करते हैं। आखिरी चरण में प्राण संचार की विधि सीखी जाती है। उनका एक मुक्का ऐसे फटता है जैसे बादलों पर सवार ड्रैगन और हवा की ताकत लिए कोई शेर। ये बेहद खतरनाक होता है। इतना खतरनाक। समीर ने अरमान द्वारा बताए गए उस मंजर की कल्पना की, अपने होंठ चाटे और अचानक पूछा, अरमान भाई, हम उनके आश्रम के दर्शन करने कब चल सकते हैं? हा, ये सुनकर अरमान की हंसी छूट गई। तुम्हें लगता है सिर्फ किसी पहाड़ पर जाने से तुम असली कुंग फू सीख लोगे? ये सब मत सोचो, बस उस मुक्केबाजी का अभ्यास करो जो मैंने तुम्हें सिखाई है। जब तक तुम मेरे दिए उस गुप्त मंत्र की आखिरी परत तक नहीं पहुंच जाते, तुम भी दक्ष स्तर तक पहुंच सकते हो। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, अरमान भाई, आप चिंता न करें, मैं आजकल खूब मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मेरा टैलेंट थोड़ा कमज़ोर है, मैं अभी सिर्फ दूसरी परत तक पहुंचा हूं। दूसरी तरफ धीरज धमाका तो पहले ही तीसरी परत पर पहुंच चुका है। मुझे लगता है वो उस रक्त शुद्धि स्तर को तोड़ने के बहुत करीब है जिसका आपने जिक्र किया था। ओह, ये सुनकर अरमान हैरान रह गया। फिर वो खुश होकर बोला, तो लगता है मुझे मज्जा शुद्धि गोलियों को बनाने में तेजी लानी होगी, वरना अगर धीरज रक्त शुद्धि स्तर तक पहुंच गया और उसने पहले ही यह गोली खा ली, तो उसकी साधना का फल 3 गुना बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारा काफ़ी समय बचेगा। बेसमेंट को थोड़ा व्यवस्थित करने के बाद अरमान को अभी भी उस पर गहराई से अध्ययन करना था, इसलिए उसे गोली बनाने के प्रयोग शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। अरमान ने घड़ी देखी और समीर और धीरज से कहा, चलो बहुत देख लिया, वक्त हो रहा है, मुझे अभी काम पर भी जाना है। काम? समीर और धीरज ने अरमान को भारी आश्चर्य से देखा और पूछ ही बैठे, अरमान भाई, आपको अभी भी नौकरी करनी पड़ती है? काम नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? ये देखकर कि समीर और धीरज को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, अरमान ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए अस्पताल में लोगों का इलाज करना और उनकी जान बचाना ही असली साधना का सबसे तेज रास्ता था, क्योंकि उसके स्वर्ण पुण्य तालिका की साधना कर्म शक्ति के बिना अधूरी थी। अस्पताल में मरीजों का इलाज और पुलिस के साथ बुराई का नाश, यही 2 सबसे तेज तरीके थे कर्म शक्ति पाने के। कभी कभी वो सोचता था कि क्या उसे किसी युद्धग्रस्त देश में जाकर कुछ दिन फील्ड डॉक्टर बन जाना चाहिए। सिर्फ रक्त नियंत्रण मंत्र का उपयोग करके वो शायद दिन में सैकड़ों लोगों को बचा सकता था। उस समय उसका स्तर रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। खैर, ये सिर्फ एक ख्याल था, उसने इसे अंजाम नहीं दिया था। जब अरमान दोबारा उस सामुदायिक अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि अस्पताल सफलतापूर्वक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और अब एक सेंट्रल हॉस्पिटल बन चुका है। अरमान को पहले तो वो मिला ही नहीं, वो तो छोटी नजरिया गुप्ता ने उसे खास तौर पर बताया। और सेंट्रल हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद चूंकि अरमान को विशेषज्ञ का दर्जा मिल गया था, उसे रोज काम पर आने की ज़रूरत नहीं थी। उसे सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आधे दिन के लिए आना होता था। आखिरकार ज्यादा डॉक्टरों के होने से सबको पैसे कमाने और परिवार पालने के लिए ड्यूटी की ज़रूरत थी। अकेले अरमान को सारे मरीज देखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। लेकिन सेंट्रल हॉस्पिटल बनने के बाद मरीजों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई थी। आखिरकार सामुदायिक अस्पताल में सुविधाएं कम थीं और जो लोग अरमान के कौशल पर भरोसा नहीं करते थे वे कम ही आते थे। लेकिन अब ये सेंट्रल हॉस्पिटल बन गया था, जो आसपास के इलाकों में सबसे बेहतरीन सुविधाओं वाला अस्पताल था। यह इलाका शहर के बीचों बीच था, जहां आबादी बहुत घनी थी। ये किसी कस्बे के इकलौते बड़े अस्पताल जैसा था। मरीजों की भीड़ तो जैसे सुपरमार्केट की सेल जैसी थी, तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग लाइन में भी नहीं लग पा रहे थे। सिर्फ एक सुबह में अरमान ने उतने मरीज देख लिए जितने वो पहले 3 दिनों में देखता था। मेडिकल रिकॉर्ड लिखते लिखते उसका हाथ टूटने लगा था। लेकिन पुण्य तालिका को भी खूब कर्म शक्ति मिली, वो इतनी तेजी से चमक रही थी कि आंखें चौंधिया जाएं। अरमान को लगा कि चाहे वो कितना भी थक जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बाहर, शायद कोई हमें ढूंढ रहा होगा। अरमान पूरी सुबह बिना हिले बैठा था। डायरिया के एक मरीज को देखने के बाद वो जल्दी से टॉयलेट जाने के लिए उठा। तभी उसने टॉयलेट के बाहर 2 लोगों को अनजाने में बातें करते सुना। बातचीत न जाने कैसे अनया की कंपनी स्टारलाइट इंटरनेशनल की तरफ मुड़ गई। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, यार तुझे क्या लगता है, हमारे स्टारलाइट ग्रुप का अग्रवाल ग्रुप के साथ इस बार सहयोग करने का चांस कितना है? दूसरे ने कहा, अग्रवाल ग्रुप हमेशा से रियल एस्टेट का बेताज बादशाह रहा है। उनके बॉस जयंत अग्रवाल की दौलत हमेशा देश के टॉप 3 रईसों में रही है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने धीरे धीरे रियल एस्टेट से हाथ खींचना शुरू किया है और अपना निवेश हाई एंड सामानों की तरफ मोड़ा है।
अपनी पुरानी साख के चलते उन्होंने कई बड़े मॉल और इम्प्रेशन सिटीज़ में भारी निवेश किया है। इस बार स्टारलाइट का उनके साथ मुख्य सहयोग कुछ मॉल्स में हाई एंड कॉस्मेटिक्स बिजनेस को लेकर है। अग्रवाल ग्रुप के लिए यह एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है उनका रवैया बहुत ढुलमुल है, वे काफ़ी समय से टाल रहे हैं, उन्होंने हमें कोई पक्का जवाब नहीं दिया है। अधेड़ आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ यार, अग्रवाल ग्रुप के अपने नखरे हैं। बदकिस्मती से ये सहयोग उनके लिए भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे स्टारलाइट इंटरनेशनल के लिए यह आने वाले कुछ सालों की दिशा तय करने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसलिए ये डील हमें हर हाल में चाहिए। अनया मैडम पर इन दिनों बहुत दबाव होगा। तो अनया आजकल इतने दबाव में है। अरमान ने एक पल के लिए भी इस बारे में नहीं सोचा था। उसका दिल अनया के लिए हमदर्दी से भर गया। वो बेचारी अभी उस भारतीय खजाने की चोरी वाले मामले में घसीटी गई थी और अब उसे ग्रुप के मामलों से निपटना पड़ रहा था। उसे आराम तो मिल ही नहीं रहा। इसी बीच कुछ देर गप्पे मारने के बाद उनकी बात अग्रवाल ग्रुप के बॉस पर आ गई। जयंत अग्रवाल देश के 3 सबसे बड़े रईसों में से एक हैं, लेकिन इतने पैसे का क्या फ़ायदा। सुना है 3 साल पहले उनके बेटे को कोई अजीब बीमारी हो गई थी। इंडस्ट्री में यह बात आग की तरह फैली हुई है। कैसी अजीब बीमारी? दूसरे को तुरंत दिलचस्पी हो गई। आदमी ने अपनी आवाज़ धीमी की और रहस्यमयी अंदाज में बोला, ये खबर भी मैंने उड़ती उड़ती सुनी है। जयंत का बेटा 3 साल पहले थाईलैंड घूमने गया था और जब वापस आया तो उसे यह बीमारी लग गई। दिन में वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसका सिर फटने लगता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है, हिल भी नहीं पाता। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा ताज़ा खून पिलाया जाता है, वो चैन की नींद सो जाता है। थोड़ा रुककर उस आदमी ने मसालेदार खबर दी, बहुत से लोग कहते हैं कि वो थाईलैंड मजे करने गया था और किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गया। रात को वो ज़ोंबी पिशाच बन जाता है। पिशाच भूखा होता है, इसलिए अपना असली रूप दिखाता है। बस थोड़ा खून पीते ही वो नॉर्मल हो जाता है। अध्याय 257। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तुम ज़ोंबी और इन सब बकवास पर यकीन करते हो। दूसरा आदमी तुरंत हंस पड़ा। उसे ऐसी फालतू बातों पर भरोसा नहीं था। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसे अंधविश्वास सिर्फ सड़क छाप बाबा ही फैलाते हैं। लेकिन अरमान के कानों में ये कुछ शब्द बिजली की कड़क की तरह गूंज गए, क्योंकि जयंत के बेटे आदित्य अग्रवाल के लक्षण सुनने के बाद अरमान के दिमाग में एक अजीबोगरीब जहर का नाम कौंध गया, छाया पिशाच विष। इस जहर के लक्षण बिल्कुल उस यंग मास्टर आदित्य की हालत जैसे थे। किसे पता था कि उसी वक्त पहले बोलने वाले अधेड़ आदमी ने फिर कहा, अरे यकीन मत करना। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। अगर वो लड़का सिर्फ खून पीने से ठीक हो जाता तो रोज़ उसे थोड़ा खून पिलाने से काम बन जाता। जयंत अग्रवाल के लिए इतना सा खून कौन सी बड़ी बात है। मुझे लगता है वो बीमारी हाल ही में और बिगड़ गई है। उस लड़के की हालत शायद और ख़राब हो रही है और अब थोड़ा सा ताज़ा खून शायद उसे दबा नहीं पा रहा। तुझे कैसे पता? ये तो मेरी खबर से बिल्कुल मेल खाता है। तेरा भी कोई जासूस है क्या? वह आदमी बहुत हैरान था। उसने सिर हिलाया, मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अग्रवाल ग्रुप हमारे साथ काम करना चाहता है। मैंने खास तौर पर अग्रवाल ग्रुप के एक दोस्त से बॉस जयंत के बारे में पूछा था। बातों बातों में यह निकल आया। दूसरे ने कहा, हाँ मैंने भी यही सुना है कि अब वो लड़का सिर्फ खून चूसने से शांत नहीं होता, उसे बांध कर रखना पड़ता है और ट्रांक्विलाइजर बेहोशी की दवा देने पड़ते हैं। लेकिन ये दवाएं रोज़ तो नहीं दी जा सकती। सुना है वो लगभग पागल हो चुका है और अपने ही बाप को नहीं पहचानता। दोनों शायद सिगरेट पीने आए थे। सिगरेट खत्म होते ही वे चले गए। अरमान वॉशरूम से बाहर आया, उसके माथे पर हल्की लकीरें थीं। उन दोनों की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया था कि आदित्य अग्रवाल छाया पिशाच विष का शिकार हुआ है। क्योंकि जो लोग इस जहर की चपेट में आते हैं वे शुरू में गर्म ताज़ा खून पीकर दर्द से राहत पा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और जहर हड्डियों की मज्जा में गहराई तक उतरता है, वो दर्द अब थोड़े से खून से नहीं दब सकता। आमतौर पर इस जहर से ग्रस्त व्यक्ति 3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं और वो लड़का मरा नहीं है। अनुमान है कि जयंत अग्रवाल ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत और पैसा झोंक दिया होगा। लेकिन अब तक यह जहर 5 आंतरिक अंगों और 6 विसरा में घुस चुका है, हड्डियों की मज्जा में समा गया है और धीरे धीरे दिमाग में रिस रहा है, जिससे उसका दिमाग प्रभावित हो रहा है। इसीलिए वो लड़का अब सुध बुध खो रहा है और अपनों को नहीं पहचान पा रहा। शायद कुछ समय बाद दूसरों को पहचानना तो दूर, उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि वो खुद कौन है। वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। जो लोग इस छाया पिशाच विष से पीड़ित होते हैं उनका इलाज तब तक बहुत मुश्किल है जब तक कि जहर देने वाला न मिल जाए। ऐसा लगता है कि जयंत ने पिछले 3 सालों में जहर देने वाले को ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन उसका बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ। शायद जहर देने वाले ने इलाज करने से मना कर दिया या वो गायब हो गया।
इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जयंत के बेटे को बचा सकते हैं, और संयोग से अरमान रायजादा एक इलाज जानता है। ये सोचते हुए अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, अनया, कंपनी में मेरे भी शेयर हैं। अग्रवाल ग्रुप के साथ सहयोग जैसी इतनी बड़ी बात, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। हे, इस बार किस्मत के एक इशारे से मुझे ये खबर मिल गई। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो और चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उपनगरों में उस विला से 10 मील दूर जहां मास्टर रंजीत ने पिछली बार आरव चौधरी की मेजबानी की थी, एक जंगल के बगीचे जैसा आलीशान विला था। ये पुणे शहर में अग्रवाल ग्रुप की संपत्ति थी। जयंत अग्रवाल, लगभग 50 साल का, कद काठी से सीधा और तना हुआ, बाल करीने से संवारे हुए और चेहरा सख्त, लेकिन इस पल उस पर गहरी थकान छाई थी। वो एक कुर्सी पर बैठा अपने फड़कते हुए सिर को दबा रहा था, उसका चेहरा उदास था। जयंत भी इस बार बिजनेस डेलीगेशन के साथ पुणे शहर आया था, क्योंकि उसे कुछ समय पहले खबर मिली थी कि पुणे में एक वैद्य चमत्कार प्रकट हुआ है। उसने न केवल ऐश्वर्या चोपड़ा की चाची के लिवर का दर्द ठीक किया, बल्कि राजेश्वर सिंह चौहान की पुरानी खांसी भी ठीक कर दी। और छोटी मोटी बीमारियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। इसलिए वो अपने बेटे आदित्य को दिल्ली से यहाँ लाया था, इस उम्मीद में कि वो उस महात्मा को ढूंढकर इलाज करवा सके। अपने बेटे के शरीर से जहर निकालने के लिए इन 3 सालों में न जाने कितने मेडिकल एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि जहर के उस्तादों को भी उसने ढूंढा था, लेकिन किसी को भी उसके बेटे को ठीक करने का भरोसा नहीं था। वे बस कुछ बेहद महंगी दवाएं लिख सकते थे ताकि उसका बेटा जिंदा रहे और जहर का असर कुछ देर के लिए टल जाए। हालांकि ये दवाएं असरदार थीं, लेकिन अंततः वे सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रही थीं, जड़ का नहीं। गनीमत थी कि जब जयंत जवान था, उसने एक मुसीबत में फंसे मार्शल आर्टिस्ट की मदद की थी। बाद में उस योद्धा की साधना ने एक नई ऊंचाई छुई और वो एक सीनियर एक्सपर्ट बन गया, जिसका भारत की मार्शल आर्ट्स दुनिया में काफ़ी नाम और रसूख था। वही था जो जयंत की मदद कर रहा था, ऐसे लोगों को ढूंढने में जो उसके बेटे की सांसें चला सकें। और अब जयंत जानता था कि उसके बेटे के दिन गिने चुने रह गए हैं, और उसकी आखिरी उम्मीद उस पुणे के वैद्य चमत्कार पर टिकी थी। लेकिन जब वो पुणे पहुंचा तो यह वैद्य चमत्कार अचानक गायब क्यों हो गया? वो उस कम्युनिटी हॉस्पिटल गया जहां वो डॉक्टर था, तो पता चला कि अस्पताल शिफ्ट हो चुका है। बाद में उसने वो सेंट्रल हॉस्पिटल ढूंढा जो कम्युनिटी हॉस्पिटल से बना था, लेकिन वहां की नर्सों और डॉक्टरों ने कहा कि वो डॉक्टर शादी की छुट्टी पर गया है और पता नहीं कब लौटेगा। यह इंतज़ार 1 हफ्ते तक चला। इंसानों के इस समंदर में, पुणे की करोड़ों की आबादी में, वो उस डॉक्टर को कहाँ ढूंढे जिसके सिर्फ किस्से सुने थे, शक्ल नहीं देखी। वो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान नहीं चला सकता था, वरना अगर वो डॉक्टर नाराज हो गया और इलाज करने से मना कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयंत ने राजेश्वर सिंह चौहान से मदद मांगने की भी सोची, लेकिन बदकिस्मती से राजेश्वर सिंह कुछ दिन पहले एक पुराने दोस्त के पोते की शादी में दिल्ली गए थे और पुणे में नहीं थे। ऐश्वर्या चोपड़ा का पूरा परिवार भी उनके साथ गया था। कुछ समय के लिए जयंत को समझ नहीं आ रहा था कि उस डॉक्टर तक कैसे पहुंचे। वो अपनी कनपटी दबाने लगा, उसका सिर फिर से दुखने लगा था। ट्रिंग ट्रिंग, तभी जयंत का फोन बेवजह बज उठा। जयंत ने देखा तो पाया कि यह एक अनजान नंबर था। हालांकि आम लोगों को उसका नंबर कतई नहीं मिल सकता था। जो लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते थे वे सभी अमीर या ताकतवर थे, या उनके पास बड़े साधन थे। जयंत किसी भी कॉल को हल्के में नहीं लेता था। उसने फ़ोन उठाया, एक पल रुका और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक युवक की आवाज़ आई, बहुत ही सधी हुई, जिसमें हल्की सी मुस्कान थी। नमस्ते, क्या मैं जयंत अग्रवाल जी से बात कर रहा हूँ? मैं जयंत अग्रवाल ही हूँ। आप कौन? जयंत ने एक पल रुककर वापस पूछा। अरमान ने बड़े इत्मीनान से कहा, नमस्ते अंकल जयंत, मैं अरमान रायजादा हूँ। रायजादा कॉरपोरेशन के चेयरमैन स्वर्गीय श्री रायजादा मेरे दादाजी हैं। वैसे मैं स्टारलाइट इंटरनेशनल ग्रुप का तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी हूँ, और स्टारलाइट की मौजूदा सीईओ अनया मल्होत्रा मेरी पत्नी हैं। अध्याय 258। अरमान का ये बेफिक्र परिचय सुनकर दूसरी तरफ जयंत मुस्कुराया, तो आप युवा साहब अरमान हैं। आपके दादाजी और मैं पिछले महीने ही साथ में फिशिंग कर रहे थे और हमने आपके बारे में बात की थी। उस वक्त मैंने कहा भी था कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपकी शादी मल्होत्रा परिवार की लाडली से हुई है। पूछ सकता हूँ भतीजे, इस वक्त फ़ोन करने की कोई खास वजह? अरमान, ये नाम पुणे के वैद्य चमत्कार के नाम जैसा क्यों है? जयंत के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रायजादा परिवार के वारिस और स्टारलाइट के शेयर होल्डर के तौर पर उसे बिजनेस में होना चाहिए। वो किसी छोटे अस्पताल में डॉक्टर का काम क्यों करेगा? उसने रायजादा परिवार के किसी भी बुजुर्ग के राष्ट्रीय चिकित्सा संत होने के बारे में नहीं सुना था। उस पल जयंत ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस अरमान के साथ रस्मी बातें की।
लेकिन अरमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि अंकल जयंत के बेटे आदित्य को कोई अजीब बीमारी हो गई है। जहां तक मुझे पता है वो अजीब बीमारी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना? वो छाया पिशाच विष नाम का एक कीट विष होना चाहिए, है ना? हम कफ हा भतीजे, तुम मजाक कर रहे होगे। भला कोई कीट विष कैसे हो सकता है? जब अरमान ने सीधे तौर पर यह बात बोल दी तो जयंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने बेटे के जहर से ग्रस्त होने की बात को बेहद गुप्त रखा था। बाहरी लोग केवल इतना जानते थे कि उसके बेटे को कोई अजीब बीमारी है, केवल कुछ बेहद करीबी लोग जानते थे कि उसे असल में जहर दिया गया है। जयंत को पूरा भरोसा था कि जो लोग ये राज जानते हैं वे इसे लीक नहीं करेंगे। लेकिन अरमान को ये कैसे पता चला? उसे कैसे पता? क्या किसी ने मेरे घर में जासूसी उपकरण लगा रखे हैं? जयंत का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अगर ऐसा था तो लगता है घर के सारे नौकरों की जांच करवानी होगी। एक ही पल में जयंत के दिमाग में कई खतरनाक योजनाएं कौंध गईं। जयंत की चुप्पी देखकर अरमान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि इस वक्त जयंत का दिल जरूर बेचैन होगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका मकसद यह नहीं था। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए समझाया, अंकल जयंत को इतना शक करने की जरूरत नहीं है। आदित्य के लक्षणों को देखकर ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उसे भूत लगा है। लेकिन ये नाचीज भी एक डॉक्टर है और पुणे शहर में थोड़ा बहुत नाम है मेरा। राजेश्वर सिंह जी और मिसेज ओबरॉय इस बात की गवाही दे सकते हैं। संयोग से मैं उस जहर के बारे में जानता हूं जो आदित्य को है। इसलिए डॉक्टर राजेश्वर सिंह, मिसेज ओबरॉय, अरमान। जब जयंत ने अरमान की बातें सुनी तो उसे अचानक लगा जैसे कोहरा छंट गया हो। फिर उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा और बोला, मेरे दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आई? तो भतीजे, तुम ही पुणे के वो वैद्य चमत्कार हो। तुम्हारी शादी अभी मल्होत्रा परिवार की बेटी से हुई है। ये बिल्कुल सामान्य है कि तुम कुछ समय पहले हनीमून पर गए थे। हाँ, तो ये बात है। भतीजे, तुमने अभी कहा कि तुम उस जहर के बारे में जानते हो जो आदित्य को है। तो क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? जयंत ने पूछा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठी। लेकिन अरमान हंसा और बोला, ये कहना मुश्किल है। आमतौर पर जो लोग इस जहर का शिकार होते हैं वे 3 महीने से ज्यादा नहीं जीते। आदित्य को यह जहर 3 साल से है। बीमारी पहाड़ की तरह आती है और धागे की तरह निकलती है। उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए मुझे पहले उसे देखना होगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। ये तो होना ही चाहिए। अरमान की यह बात सुनकर जयंत को बुरा नहीं लगा। अगर अरमान ने तुरंत ठीक करने की गारंटी दे दी होती तो उसे शक होता कि अरमान का कोई और मकसद है। अब ऐसा कहना ज्यादा सावधानी दिखाता है, जो एक सच्चे वैद्य के बर्ताव के अनुकूल है। जयंत ने जल्दी से पूछा, ऐसा करते हैं भतीजे, क्या आज रात तुम्हारे लिए एक सादे खाने पर आना मुमकिन होगा? मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। अभी मैं घर फोन करके प्राइवेट जेट से आदित्य को पुणे भिजवा देता हूँ। जयंत को इतना उतावला देखकर अरमान अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। वो रुका और बोला, मेरी अभी छुट्टी हुई है। अभी मैं स्टारलाइट इंटरनेशनल होटल के वेन्यू पर हूँ। ये पार्टी खासतौर पर अनया की कंपनी ने आपके यानी अंकल जयंत और आपकी बिजनेस टीम के स्वागत के लिए रखी है। ये सुनकर जयंत हंसा और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था। हमारे अग्रवाल ग्रुप की तुम्हारी पत्नी अनया मल्होत्रा के साथ एक बिजनेस मीटिंग भी है। खैर, ये छोटी बातें हैं। बिजनेस करते वक्त किसके साथ काम कर रहे हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना? तुम्हारी पत्नी आज की पीढ़ी में एक होनहार हीरा है। मुझे उनके साथ काम करने में तसल्ली महसूस होती है। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, मैं ऑर्डर दे दूंगा और यह आज ही फाइनल हो जाएगा। बिजनेस नेगोशिएशन, खासकर बड़ी कंपनियों के बीच रणनीतिक सहयोग, हर बारीकी में बेहद अहम होता है। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर अक्सर कई दिनों तक बातचीत और रिसर्च चलती है। जयंत का ऐसा कहना मतलब था कि वो स्टारलाइट इंटरनेशनल को सबसे बड़ा फायदा देने को तैयार था। आखिरकार उसके बेटे की जान के सामने 1-2 अरब का मुनाफा कोई मायने नहीं रखता था। अगर उसका बेटा ही नहीं रहा तो चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, उसके मरने के बाद वो किसके काम आएगा? वो लगभग 60 साल का हो चुका था। उसके पास अभी जो पैसा था वो उसकी 7 पीढ़ियों के लिए काफ़ी था। उसकी ज़िंदगी का मकसद अब पैसा नहीं था। उसकी एक ही चाहत थी कि उसका बेटा कामयाबी से उसका कारोबार संभाले और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अंकल जयंत। अरमान ने फ़ोन काट दिया, गर्व से सोचते हुए कि अगर अनया को ये पता चले तो उसका चेहरा कैसा होगा। ... करीब आधे घंटे बाद एक लंबी रोल्स रॉयस फैंटम पुणे ग्रैंड होटल के सामने रुकी। फिर काले सूट और सफ़ेद शर्ट में एक लंबा चौड़ा आदमी और एक बटलर जैसा दिखने वाला 40 साल का शख्स कार से उतरा। उसी वक्त अरमान धीरे धीरे दरवाजे से बाहर आया। बटलर ने देखा कि अरमान लंबा, हैंडसम है और उसका आभामंडल आम लोगों से अलग है। वो तुरंत समझ गया कि यही वो शख्स है जिसे उसके मालिक ने लाने भेजा है।
वो तुरंत आगे बढ़ा, झुका और बोला, युवा साहब अरमान, हमारे मालिक प्राइवेट विला में काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया गाड़ी में बैठिए। आधे घंटे बाद कार अग्रवाल परिवार के निजी विला पर रुकी। ये पुणे शहर के उत्तर में विदर्भ सीमा के पास स्थित एक लेज़र गार्डन था। पूरा बगीचा, जो कई 100 एकड़ में फैला था, असल में जयंत की निजी ज़मीन थी। उसने ये ज़मीन बहुत पहले ली थी और शुरू में यहाँ एक रिजॉर्ट बनाने का इरादा था। लेकिन रिजॉर्ट का प्लान धरा का धरा रह गया और यह उसका प्राइवेट विला बन गया। इस विला के अलावा पूरे बगीचे में कोई और इमारत नहीं थी, सब तरफ जंगल और हरियाली थी। घर के चारों ओर तरह तरह के विदेशी फूल लगाए गए थे। जैसे जैसे अरमान आगे बढ़ा, हवा में विभिन्न मनमोहक खुशबुएं तैर रही थीं, जो दिल को सुकून दे रही थीं। चेयरमैन जयंत सचमुच जिंदगी का मजा लेना जानते हैं। यहाँ की हवा अच्छी है और माहौल भी शानदार है। ये वाकई सेहत सुधारने और छुट्टियों के लिए बेहतरीन जगह है, अरमान ने तारीफ की। बटलर ने सिर्फ मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एक मोड़ मुड़ते ही सामने से मध्यम कद का एक अधेड़ व्यक्ति, जिसका चेहरा मिलनसार था, प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। यह अधेड़ व्यक्ति एक कैजुअल कुर्ता पायजामा पहने हुए था, शांत और संयत दिख रहा था, और उससे एक ऐसा आभामंडल निकल रहा था जो समुद्र की तरह गहरा और अथाह था। अरमान तुरंत पहचान गया कि यह व्यक्ति जयंत अग्रवाल है। जयंत की असली उम्र शायद 57 या 58 के आसपास होगी, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति काले बालों वाला था, चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थीं और त्वचा में लाली थी, जिससे वो मुश्किल से 40 का लग रहा था। अध्याय 259। हा, प्यारे भतीजे अरमान, तुम सच में एक हीरा हो। मास्टर रायजादा को अपना सही वारिस मिल गया है। जयंत अग्रवाल जोर से हंसे। अरमान को बिल्कुल भी अजनबी न समझते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अरमान के हाथ पर प्यार से थपकी दी। अरमान भी मुस्कुराया और बोला, चेयरमैन जयंत, आप बहुत दयालु हैं। मैं अपने दादाजी की बराबरी कहाँ कर सकता हूँ। मैं तो बस एक छोटा सा डॉक्टर हूँ। और हाँ, मेरे दादाजी का कारोबार चेयरमैन जयंत के सामने कुछ भी नहीं है। अगर किसी की तारीफ होनी चाहिए तो वो आप हैं, चेयरमैन जयंत। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम नौजवानों का क्या मुकाबला करूँगा। अरमान के मुंह से खुद को नौजवान सुनकर जयंत काफ़ी खुश हुए। हालांकि जब उन्होंने अरमान की ओर देखा, एक खूबसूरत और जोश से भरा नौजवान, तो उन्हें अपने बेटे आदित्य अग्रवाल का ख्याल आया, जो अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था, न इंसान लगता था और न ही भूत। उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर आदित्य में तुम्हारी आधी काबिलियत भी होती भतीजे, तो मुझे कोई चिंता न होती। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास आदित्य के जहर का इलाज है। ये सच है या झूठ? देखो, अंकल को धोखे में मत रखना। जहर के इलाज की बात आते ही अरमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं जयंत अंकल को धोखे में कैसे रख सकता हूँ? अगर यह सिर्फ आम परछाई जहर है तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मेरे पास इसके इलाज के कम से कम 3 तरीके हैं। बस मुझे भाई आदित्य की मौजूदा हालत का ठीक ठीक पता नहीं है। अरे भतीजे, तुम इतने भरोसे से बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं गारंटी देता हूँ कि आदित्य को यही जहर दिया गया था, कोई और नहीं। जयंत ने देखा कि अरमान इतना कॉन्फिडेंट है और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दिखावा कर रहा है, तो उनके दिल में भी उम्मीद की किरण जाग उठी। इसी पल पास खड़े रामदास काका ने याद दिलाया, मालिक, बाहर हवा चल रही है और किचन में खाना पीना भी तैयार हो चुका है। हम मेहमानों को अब भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हाँ, मैं भी कितना लापरवाह हूँ। बातों में इतना खो गया कि प्यारे भतीजे को अंदर बुलाना ही भूल गया। आओ आओ भतीजे, तुम पहली बार मेरे घर आए हो, इसे अपना ही घर समझो। जयंत ने बड़े प्यार से अरमान का हाथ खींचा और अंदर की ओर चल दिए। बैठने के बाद जयंत ने बहुत सावधानी से अपने शब्द चुने और अरमान से कहा, भतीजे, ऐसा नहीं है कि अंकल को तुम पर शक है। बस बात यह है कि तुम बहुत युवा हो और चिकित्सा का क्षेत्र इतना विशाल और गहरा है। मेरे बेटे आदित्य को 3 साल से जहर ने जकड़ रखा है और हाल ही में वो एकदम टूटने की कगार पर पहुंच गया है। क्या तुम्हें सच में भरोसा है? हालांकि जयंत जानते थे कि अरमान की शोहरत एक युवा चमत्कारी वैद्य के रूप में है, लेकिन जब बात वैद्यों की आती है, खास तौर पर आयुर्वेद में, तो वे जितने बूढ़े होते हैं उतने ही भरोसेमंद माने जाते हैं। आखिर चिकित्सा में हुनर साबित करने के लिए कई मामलों का अनुभव चाहिए होता है। अरमान की कम उम्र का मतलब था कि उसने कम मरीज देखे होंगे। अनुभव की कमी एक नुकसान थी, लेकिन अरमान कोई साधारण इंसान नहीं था। लगता है जयंत अंकल को अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई और रास्ता नहीं है, मुझे आपको एक छोटा सा नमूना दिखाना ही पड़ेगा, अरमान ने खड़े होकर कहा। अरे, तो मैं तुम्हारा हुनर जरूर देखना चाहूंगा भतीजे। जयंत भी दिलचस्पी के साथ अरमान को देखते हुए खड़े हो गए। अरमान ने पास खड़े रामदास काका पर एक नज़र डाली, फिर उनके पास गया और उनसे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा। काका, जरा अपना हाथ आगे बढ़ाए, मैं जयंत अंकल को एक डेमो देता हूँ। हम ठीक है,
रामदास काका एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरमान ने उनकी नब्ज टटोली, फिर उनके चेहरे की रंगत देखी और धीरे से कहा, जयंत अंकल, आपके बटले की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या इन्हें हाल ही में लिवर में दर्द हो रहा है? और इनका पहले पेट का ऑपरेशन भी हुआ था, है ना? इसके अलावा मेरा सुझाव है कि ये अपने दिमाग का सीटी स्कैन करवाएं। इनके सिर के पिछले हिस्से के पास एक ट्यूमर है। ये हाल ही में बेहोश भी हुए होंगे, सही? अरमान ने एक ही सांस में रामदास काका की कई बीमारियों की लिस्ट बता दी। पेट के ऑपरेशन के बारे में जयंत जानते थे, बाकी बीमारियों का उन्हें पता नहीं था। इस पल वे खुद को रोक नहीं पाए और रामदास काका से पूछा, रामदास, क्या भतीजे अरमान जो कह रहे हैं वो सच है? रामदास काका ने हैरानी भरे चेहरे से अरमान को देखा और बोले, युवा साहब, अरमान, आपको कैसे पता चला? ये तो बस चमत्कार है। मुझे सच में पिछले कुछ दिनों से लिवर में दर्द हो रहा है और मैं 3 दिन पहले बेहोश भी हो गया था। जब मैं चेकअप के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा कि यह लो ब्लड शुगर है। लेकिन चूंकि युवा साहब कह रहे हैं, मैं कल ही ब्रेन सीटी स्कैन करवाऊंगा। रामदास काका को कबूल करते देख जयंत ने भी कुछ अचरज के साथ अरमान की ओर देखा। काफी देर खामोश रहने के बाद जयंत तारीफ किए बिना नहीं रह सके, भतीजे अरमान, तुम सच में कमाल हो। मास्टर रायजादा कितने किस्मत वाले हैं कि उन्हें तुम जैसा पोता मिला। अब और कोई फालतू बात नहीं, तुम्हें तैयारी के लिए क्या चाहिए? मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। आदित्य का प्लेन लगभग आधे घंटे में पुणे पहुंचेगा और फिर एयरपोर्ट से यहाँ आने में आधा घंटा और लगेगा। तैयारी के लिए कुछ खास नहीं चाहिए। अरमान ने एक पल सोचा और कहा, भाई, आदित्य का जहर उनकी हड्डियों की मज्जा में गहराई तक उतर चुका है और इसे केवल दवा से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए मैं पहले सिल्वर नीडल से उनकी हड्डियों से जहर निकालने के लिए गोल्डन नीडल ट्रांसफरेंस विधि का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। बाकी चीज़ों के लिए आप किसी से कुछ पौष्टिक सामग्री तैयार करवा लें। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। अरमान का हुनर देखने के बाद जयंत अब पूरी तरह से अरमान पर निर्भर हो गए थे। उन्होंने तुरंत रामदास काका को अरमान द्वारा बताई गई पौष्टिक सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया और खुद अरमान को डाइनिंग टेबल की ओर ले गए। भतीजे अरमान, सफ़र काफ़ी थका देने वाला रहा होगा। मैंने खास तौर पर किचन में कुछ स्पेशल डिशेस बनवाई हैं, पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगी या नहीं। अरमान ने डाइनिंग टेबल पर सजे खाने को देखा। ड्रैगन फीनिक्स डिलॉयट, शाही चिकन श्रैड्स, पोर्क लॉइन विद मेलन, मसालेदार श्रेडेड ट्रिप, मशरूम और हेयर मॉस, तरह तरह के शानदार व्यंजन। हालांकि अरमान ने कई अच्छी चीज़ें खाई थीं, फिर भी कई डिशेज ऐसी थीं जिन्हें वह पहचानता भी नहीं था। बेहद आलीशान, जैसा कि चीन के शीर्ष 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक से उम्मीद थी। उनके घर का एक मामूली खाना भी वास्तव में किसी शाही दावत से कम नहीं था। सिर्फ देखो मत भतीजे, आओ बैठो और साथ में खाते हैं। अरमान को बैठाने के बाद जयंत मुस्कुराए और बोले, हंसना मत भतीजे, लेकिन मेरी उम्र के इस पड़ाव पर खाने पीने और मज़े करने के अलावा ज़िंदगी में कुछ और पाने को नहीं बचा है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, कम शौक रखता हूँ और खाना उनमें से एक है। जिसने आज हमारे लिए खाना बनाया है वो शाही खानसामों के खानदान से है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपने यहाँ रखा है। ... खाना जल्दी ही खत्म हो गया। कहना पड़ेगा कि जयंत का शेफ बहुत हुनरमंद था। खा पीकर पेट भरने के बाद लगभग 7 बज चुके थे। तभी लोगों का एक समूह अंदर आया जो एक कांपते हुए नौजवान को सहारा दे रहा था। वह नौजवान इतना कमज़ोर था कि उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे सहारा देकर लाना पड़ा। उसका कद लगभग 1.8 मीटर था, लेकिन वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहा था, वजन शायद 45 किलो से भी कम। उसके गाल एकदम धंसे हुए, हड्डियां बाहर निकली हुई और आंखों में खून जैसी लाली। वह बीमार और पीला पड़ चुका था। इतनी गर्मी में भी वह कंबल में लिपटा हुआ था। मालिक, छोटे साहब आ गए, रामदास काका ने झुककर कहा। अध्याय 260। जयंत अग्रवाल तुरंत रुके, खड़े हुए और पूछा, आदित्य की तबीयत कैसी है? रामदास काका ने संभलते हुए कहा, छोटे साहब थोड़े निढाल हैं, लगता है थक गए हैं। इसी वक्त अरमान खड़ा हुआ और बोला, चूंकि भाई आदित्य यहाँ आ गए हैं तो मैं जाकर देख लेता हूँ। जयंत अंकल की शाही दावत उड़ाने के बाद अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे न। अरमान को इतना सक्रिय देखकर जयंत अग्रवाल के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। वे मुस्कुराए और बोले, मेरा गुनी भतीजा मजाक कर रहा है, लेकिन आदित्य की हालत अब और टाली नहीं जा सकती, तो फिर मैं अपने भतीजे को तकलीफ दूंगा। अरमान ने सिर हिलाया और रामदास काका के पीछे पीछे लिविंग रूम की ओर चल दिया। अरमान ने देखा कि लिविंग रूम के सोफे पर बिखरे बालों वाला एक नौजवान बैठा है जिसकी उम्र करीब 20 साल होगी। उसकी पहली झलक ने ही बता दिया कितना दुबला है ये। अगर बयान करना हो तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, चमड़ी के नीचे कोई मांस नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त आदित्य अग्रवाल सोफे पर सिकुड़ा हुआ था, उसके माथे पर लगातार ठंडा पसीना आ रहा था।
जब उसने अपने पिता जयंत अग्रवाल को बाहर आते देखा तो उसने बड़ी मुश्किल से एक शब्द बोला, पापा। उसकी आवाज़ बेहद कमज़ोर थी, अगर किसी की सुनने की शक्ति थोड़ी भी कम होती तो शायद उसे सुनाई भी न देता। वह एक शब्द बोलने के बाद ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और वो बेहोश होने ही वाला हो। अपने इकलौते बेटे को ऐसी हालत में देखकर जयंत अग्रवाल असहनीय दुख से भर गए और उनकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछे, बेटे के पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोले, आदित्य, ये तुम्हारे भाई अरमान हैं। ये अभी तुम्हें देखेंगे, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आदित्य अग्रवाल ने ऊपर देखा, उसकी सूनी आंखों ने एक बार अरमान को देखा और उसने जबरदस्ती एक फीकी मुस्कान दी। अरमान ने आदित्य को देखा, उसके पीले चेहरे और माथे पर एक गहरे लाल रंग की बारीक लकीर से उसने तुरंत पहचान लिया कि आदित्य अग्रवाल परछाई जहर का शिकार है। यह बारीक लकीर परछाई जहर से ग्रस्त होने की निशानी थी। अब यह लकीर उसके माथे पर बालों की जड़ तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही ये लकीर बालों की जड़ को पार करके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी, आदित्य जहर के आगे दम तोड़ देगा और फिर उसे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तभी अरमान आगे बढ़ा, एक सिल्वर नीडल निकाली और आदित्य के ब्रह्मरंध्र बिंदु को हल्का सा उत्तेजित किया। ब्रह्मरंध्र शरीर के महत्वपूर्ण मर्म बिंदुओं में से एक है, लेकिन कुछ खास तकनीकों से ये शरीर की छिपी हुई क्षमता को जगा सकता है। जैसे ही अरमान की आंतरिक प्राण शक्ति ने सिल्वर नीडल के जरिए आदित्य के ब्रह्मरंध्र को छुआ, आदित्य के चेहरे पर तुरंत हल्की सी लाली आ गई और उसकी हौंफने की आवाज़ भी काफ़ी शांत हो गई। आदित्य अग्रवाल ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अब थोड़ी जान थी, और अपने पिता जयंत को देखते हुए बोला, पापा, मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। जयंत बेहद खुश हुए और अरमान की तरफ देखकर बोले, मेरे गुणी भतीजे, अब आदित्य पूरी तरह तुम्हारे हवाले है। अरमान ने सिल्वर नीडल वापस रखी, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जयंत अंकल, चिंता मत कीजिए। अब जब मैंने कमान संभाल ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप आदित्य के माथे पर यह गहरे लाल रंग की बारीक लकीर देख रहे हैं? यह इस जहर की जीवन रेखा है। जब ये लकीर गायब हो जाएगी, इसका मतलब है कि जहर काट दिया गया है। बस इसके फीके पड़ने का इंतज़ार कीजिए। तुम्हारे अभी के इलाज के बाद ये लाल लकीर काफ़ी फीकी लग रही है। ये सुनकर जयंत ने अपने बेटे के सिर पर उस लाल लकीर को देखा, जो वास्तव में फीकी पड़ गई थी, और हैरानी से पूछा, मैंने बस भाई आदित्य के अंदर आंतरिक सत्य प्राण की एक धारा छोड़ी है। यह अस्थायी रूप से उसके शरीर में जहर के प्रभाव को दबाने में मदद कर रही है, अरमान ने समझाया। इसके बाद उसने पास खड़े रामदास काका को निर्देश दिया, काका, कृपया एक तसला, एक पैकेट ब्राउन शुगर, गुड़ की शक्कर, एक पैकेट नमक, एक टुकड़ा अदरक और एक ब्लेंडर ले आइए। जी युवा साहब अरमान, मैं अभी गया। ये सुनते ही रामदास काका तुरंत किचन की ओर भागे, सारी चीजें ढूंढी और जल्दी से लिविंग रूम में लौट आए। अरमान ने फर्श पर रखे सामान की ओर इशारा किया और काका से कहा, ये सारा नमक और ब्राउन शुगर तसले में डाल दीजिए। साथ ही अदरक को काटिए, ब्लेंडर में डालिए और थोड़ा पानी मिला दीजिए। जयंत अग्रवाल कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे को मौत के मुंह में देखकर उन्होंने रामदास काका को तुरंत पालन करने का इशारा किया। जल्दी ही रामदास काका ने वैसा ही किया जैसा अरमान ने बताया था। उन्होंने नमक और ब्राउन शुगर को तसले में डाला, फिर अदरक को पीसकर पेस्ट बना लिया। युवा साहब अरमान, अब क्या? काका ने पूछा। अरमान ने उस पर एक नज़र डाली और आगे कहा, अब इस पिसी हुई अदरक को तसले में डाल दीजिए और ऊपर से खौलता हुआ पानी डालकर हिलाए। ब्राउन शुगर, अदरक और नमक को एकसार होने दीजिए। बस हिलाते रहिए जब तक कि यह पूरी तरह घुल न जाए। समझ गया युवा साहब। अरमान के निर्देशानुसार रामदास काका ने तुरंत मिश्रण को हिलाना शुरू कर दिया। 10 मिनट बहुत धीरे धीरे बीते। वहां मौजूद हर कोई रामदास काका को हिलाते हुए देख रहा था। लगातार हिलाने से कई अलग अलग सामग्रियां धीरे धीरे एक हो गईं। तसले में एक मटमैला भूरा मिश्रण दिखाई देने लगा, जो बहुत अजीब लग रहा था। बस काफ़ी है, अरमान ने रुकने के लिए कहा, फिर आदित्य की ओर इशारा करते हुए बोला, अब भाई आदित्य के पैरों को इस तसले में डुबो दें। रामदास काका ने फुर्ती से तसले को आदित्य के सामने खिसकाया और उसके पैर उसमें डाल दिए। आदित्य के पैर लगातार बर्फ की तरह ठंडे रहते थे, इसलिए गर्म पानी में डालते ही उसे ज़बरदस्त राहत मिली। और ब्राउन शुगर और अदरक का पानी दोनों ही शरीर को गर्मी देने वाले टॉनिक हैं। आह, कितना सुकून, आदित्य ने आनंद लेते हुए कहा। उसी समय अरमान ने सिल्वर नीडल्स का एक पैकेट निकाला, पास में रखा और फिर किसी से आदित्य के ऊपरी शरीर के कपड़े हटाने को कहा। स्विश स्विश स्विश, उसकी आंखें सिकुड़ीं और उसने तेजी से 5 सिल्वर नीडल्स आदित्य के शरीर के कई मर्म बिंदुओं में चुभो दीं। पल भर में सबको अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। आदित्य के शरीर पर 5 सिल्वर नीडल्स प्रकट हो चुकी थीं। जल्द ही हर सिल्वर नीडल के नीचे एक लाल घेरा दिखाई देने लगा। फिर ये घेरा बाहर की ओर फैलने लगा, जैसे साफ पानी में स्याही की बूंद।
एक पल के बाद आदित्य का पूरा ऊपरी शरीर गहरा लाल हो गया। लेकिन अचानक आदित्य के शरीर पर इन लाल घेरों का विरोध करने के लिए दूसरी सलिटी जहरीली ऊर्जा दिखाई देने लगी। अरमान लगातार सिल्वर नीडल्स को घुमाता रहा, अपनी आंतरिक प्राण शक्ति डालता रहा। समय के साथ लाल घेरे बढ़ते गए, जबकि सलिटी जहरीली ऊर्जा धीरे धीरे दबने लगी। आधे घंटे बाद अरमान ने अपना पसीना पोंछा, वो हौंफ रहा था और सोफे पर बैठ गया, हिलने डुलने की हालत में नहीं था। क्या तुम ठीक हो, भतीजे? आदित्य कैसा है? अरमान को थकावट से बेहाल और अपने बेटे आदित्य के चेहरे को लाल होता देख, यहाँ तक कि उसके माथे की वो गहरी लाल लकीर भी अब लगभग गायब हो चुकी थी, जयंत पूछे बिना नहीं रह सके। अरमान ने थोड़ी थकान के साथ तसले की ओर इशारा किया, जहर लगभग निकल चुका है। किसी से कहकर इस पानी के कुछ और तसले तैयार करवाएं और आज रात आदित्य को इसे कई बार बदलने दें। कल तक वो लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अध्याय 261। इस पल तसले में मौजूद वो मटमैला पानी अब बिल्कुल स्याह काला हो चुका था और उसमें से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जयंत अग्रवाल और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। अभी तक उन्होंने केवल अरमान को लगातार सिल्वर नीडल में कुछ इंजेक्ट करते हुए देखा था, लेकिन उनका ध्यान आदित्य के पैरों के पास रखे तसले पर नहीं गया था। अब उन्हें पूरी बात समझ में आई। पता चला कि अरमान ने सिल्वर नीडल का इस्तेमाल करके सारे जहर को खींचकर आदित्य के पैरों तक पहुंचा दिया था। भतीजे, तुम ठीक तो हो? जयंत ने अरमान का पीला चेहरा देखकर पूछा। अरमान ने कुछ देर आराम किया, अपनी काफी ताकत वापस बटोरी और बोला, मैं ठीक हूँ। आदित्य का जहर लगभग खत्म हो गया है, बस कुछ समय आराम करेगा तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। भतीजे, तुमने क्या कहा? आदित्य ठीक हो गया? ये तो अविश्वसनीय है, ये तो बस चमत्कार है। जयंत को यकीन ही नहीं हो रहा था। न कोई इंजेक्शन, न कोई दवा, बस सिल्वर नीडल की कुछ चुभन और फिर रसोई के इन मसालों का इस्तेमाल करके उसने उस जिद्दी जहर को ठीक कर दिया जिसने उसके बेटे को 3 साल से तड़पा रखा था। हालांकि अरमान ने ऐसा कहा था और जयंत ने भी अपने बेटे को बेहतर होते देखा था, लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा संदेह था। इस पर जयंत ने मुड़कर आदित्य से पूछा, आदित्य, क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? इस पर अपने पिता की आवाज़ सुनकर आदित्य ने सिर उठाया, अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया और हैरानी से चिल्लाया, पापा, मुझे अब उतना बुरा नहीं लग रहा। मेरा सिर दर्द नहीं कर रहा और शरीर भी जकड़ा हुआ नहीं है। और तो और मुझे अब बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या किचन में खाने के लिए कुछ है? आदित्य अब खून नहीं पीना चाहता था, इसके बजाय वह भूखा था और खाना चाहता था। ये सुनकर जयंत इतने खुश हुए कि लगभग उछल ही पड़े। यह इस बात का सबूत था कि उनके बेटे की बीमारी ठीक हो रही थी। जब तक कोई खा सकता है, कोई भी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, मेरे लाडले बेटे, बस 1 मिनट रुको। मैं किसी से कहकर तुम्हारा पसंदीदा भुना गोश्त बनवाता हूँ। जयंत ने तुरंत किचन में आदित्य का पसंदीदा खाना बनाने का आदेश दिया। अरमान, जो पास ही खड़ा था, ने याद दिलाया, जयंत अंकल, किसी से कहकर भाई आदित्य के लिए कुछ हल्का और पौष्टिक खाना तैयार करवाएं। हालांकि उनके शरीर से जहर निकल गया है, लेकिन शरीर अभी भी कमज़ोर है। अभी भारी और मसालेदार खाना ठीक नहीं होगा। जयंत ने अपना माथा पीटा और बोले, सही सही भतीजे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे देखो, खुशी में सब कुछ भूल गया। सुना तुम लोगों ने? जल्दी करो और जैसा भतीजे ने कहा है वैसा ही करो। थोड़ी देर बाद किचन से पौष्टिक भोजन के कई कटोरे लाए गए। आदित्य, जिसने लंबे समय से खाना नहीं खाया था, ने छोटे छोटे निवाले लेना शुरू किया, अपने पेट को ढलने का मौका दिया। जब उसे खाने के बाद कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई तो उसने थोड़ा खुलकर खाना शुरू किया। हालांकि वह भी जानता था कि वह लंबे समय से बीमार था और उसने ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं की। जब उसने भरपेट खा लिया तो उसने चॉपस्टिक्स या चम्मच नीचे रख दिए। आह, कितना सुकून है! इतने लंबे समय बाद इतना सुकून से खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर में फिर से जान आ गई हो। आदित्य ने सोफे पर लेटे हुए और अपने पेट को सहलाते हुए आह भरी। इस समय उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था और उसका माथा पसीने से ढका था। लेकिन यह ठंडा पसीना नहीं था, बल्कि उसके शरीर में गर्मी पैदा हो रही थी और यह प्राकृतिक पसीना था। भाई अरमान, महान उपकार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरी जान, आदित्य अग्रवाल की जान आपने बचाई है। आज से अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, बस कह देना, मैं आपके लिए आग और पानी में भी कूद जाऊंगा। आपका भाई कभी पीछे नहीं हटेगा। आदित्य का जोश लौट आया था और वह नई ऊर्जा के साथ बोल रहा था। एक रईसजादे का असली स्वभाव, जो दोस्तों को बुलाता है और वफादारी को महत्व देता है, पूरी तरह से सामने आ गया था। जयंत भी मुस्कुराते हुए अरमान को देख रहे थे। उनके इकलौते बेटे को बचाना, अरमान का यह एहसान उन पर बहुत बड़ा था। अरमान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ भाई आदित्य, तुम कुछ ज्यादा ही औपचारिकता दिखा रहे हो। हमारा रायजादा परिवार और तुम्हारा अग्रवाल परिवार पुराने पारिवारिक दोस्त हैं। आखिर
अगर मुझे इस बारे में पता ना होता तो बात अलग थी, लेकिन जब मुझे पता था और मेरे पास तुम्हें बचाने का तरीका था तो जाहिर है मैं चुपचाप तमाशा नहीं देखता। एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर अपने बड़े भाई के पास आना। मैं तुम्हें पुणे शहर की सारी मज़ेदार जगहों पर ले जाऊंगा। आदित्य ने देखा कि अरमान उसकी भलाई के बदले उससे कुछ वसूलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बाहर ले जाने की पेशकश कर रहा था। अरमान के लिए उसका सम्मान और भी बढ़ गया। एक पल रुकने के बाद उसने अचानक एक बड़ा फैसला लिया और बोला, भाई अरमान, आप सच में उतने ही दरियादिल हैं जितना कहानियों में सुना था। आज से, भाई अरमान, आप मेरे आदित्य अग्रवाल के सगे बड़े भाई हैं। अरमान ने देखा कि हालांकि आदित्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह सीधा और साफ दिल का था और वह एहसान चुकाना जानता था। वह आदित्य जैसे लोगों की बहुत कद्र करता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, चूंकि तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो हम परिवार हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए यहाँ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ये चीज़। इतना कहकर अरमान ने अपनी जेब से नरिशिंग स्पिरिट पाउडर की एक छोटी आधी शीशी निकाली, लगभग 10 मिलीलीटर, और आदित्य को देते हुए कहा, यह एक चमत्कारी दवा है जो तुम्हारे बड़े भाई को बड़ी मुश्किल से मिली है। इसे नरिशिंग स्पिरिट पाउडर कहते हैं। ये शरीर के 5 मुख्य अंगों को ठीक कर सकता है, मांसपेशियों को पोषण दे सकता है और स्पिरिट को मजबूत कर सकता है। शरीर को फिर से स्वस्थ करने के लिए एकदम सही है। इसे पानी में मिलाकर पीना, हर बार 1 मिलीलीटर। 1 महीने में ये तुम्हें एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की गारंटी देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भतीजे, अरमान की बात सुनकर जयंत ने कहा। वे जानते थे कि यह चीज़ मुश्किल से मिलती है और उन्होंने किसी से कहकर नरिशिंग स्पिरिट पाउडर की शीशी को ऐसे संभाल कर रखवाया जैसे कि वह कोई खजाना हो। अरमान ने अपनी घड़ी देखी, रात के 8 बज चुके थे। उसने जयंत से कहा, चूंकि भाई आदित्य अब ठीक है, जयंत अंकल, मुझे अभी स्टारलाइट ग्रैंड होटल जाना है। आखिर आज रात की दावत स्टारलाइट इंटरनेशनल के बड़े प्रोजेक्ट के लिए है और मैं भी शेयरधारकों में से एक हूँ। अगर मैं नहीं गया तो मेरी अनया नाराज हो जाएगी। ओह हाँ, मैं समझता हूँ, अंकल एक अनुभवी आदमी हैं। मैं समझता हूँ। जयंत ने अरमान को एक मतलब भरी नज़र से देखा, फिर रामदास काका से कहा, रामदास युवा साहब, अरमान को वापस छोड़ाओ। जी मालिक, बटलर रामदास ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। आधे घंटे बाद अरमान स्टारलाइट ग्रैंड होटल पहुंचा। हालांकि दावत अभी शुरू नहीं हुई थी। अरमान बेहद हैरान था। उसने अनया मल्होत्रा की सेक्रेटरी को फ़ोन किया और पूछा, क्या हो रहा है? मेरी पत्नी और अग्रवाल समूह के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? सेक्रेटरी ने कहा, प्रेसिडेंट अनया और अग्रवाल समूह के लोगों के बीच प्रोजेक्ट के कुछ बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं बनी है, इसलिए वे अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में बातचीत कर रहे हैं। अनुमान है कि आज रात की दावत रद्द हो जाएगी। अरे 1 मिनट रुकिए मिस्टर अरमान, कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ नया हुआ है, मैं जाकर देखती हूँ। फ़ोन काटने के बाद सेक्रेटरी चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में अनया मल्होत्रा और स्टारलाइट इंटरनेशनल के कई लोग अग्रवाल समूह के लोगों के साथ तीखी बातचीत कर रहे थे। प्रेसिडेंट अनया, हम अग्रवाल समूह में आमतौर पर इस सहयोग योजना से सहमत हैं। हालांकि कुछ बिंदु हैं जिन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। इस पर अग्रवाल समूह का मुख्य वार्ताकार खड़ा हुआ और बोला, उदाहरण के लिए अनुबंध का अनुच्छेद 36, जिसमें 5% की वार्षिक निवेश वृद्धि की बात कही गई है, हम चाहते हैं कि इसे घटाकर 3% वार्षिक किया जाए। अनुबंध का अनुच्छेद 52, स्टारलाइट इंटरनेशनल ग्रुप 15% या उससे अधिक के लाभ मार्जिन की गारंटी देता है, हम उम्मीद करते हैं कि इसे बढ़ाकर 20% किया जा सकता है। उसने एक एक करके उन्हें गिनाया, बीच बीच में अनया मल्होत्रा की ओर देखते हुए, जिनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था। अध्याय 262। प्रेसिडेंट अनया के नाराज चेहरे को देखकर वह केवल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, प्रेसिडेंट अनया, हमारी अकाउंटेंट्स की टीम ने विशेष रूप से गणना की है कि इन शर्तों के अनुसार स्टारलाइट इंटरनेशनल का वार्षिक लाभ 500 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। 500 करोड़ स्टारलाइट इंटरनेशनल जैसे समूह के लिए, जो अभी भी विकसित हो रहा है, पहले से ही एक बहुत बड़ा कदम है। किसी को इतना लालची नहीं होना चाहिए। तुम, अनया मल्होत्रा को थोड़ा गुस्सा आ गया। स्टारलाइट इंटरनेशनल की तरफ के कई लोग भी नाखुश दिख रहे थे। यह अग्रवाल समूह अपनी हद पार कर रहा था। क्या ये लोग सोचते थे कि उनका स्टारलाइट ग्रुप अग्रवाल समूह की कोई छोटी शाखा है, कि जो वे कहेंगे वही होगा? हालांकि ठीक तभी अग्रवाल समूह के वार्ताकार प्रतिनिधि का फ़ोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। इस समय कौन कॉल करेगा? वार्ताकार ने भौहें सिकुड़ी। वह फ़ोन काटना चाहता था, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उस पर वास्तव में चेयरमैन जयंत अग्रवाल लिखा था। वह सिहर उठा। चेयरमैन अचानक कॉल क्यों करेंगे? वह हैरान था। उसने जल्दी से सभी को इशारा किया, फिर फ़ोन का जवाब देने के लिए बाहर गया और बोला, चेयरमैन नमस्कार। कहिए, क्या हुक्म है?
फोन के दूसरी तरफ जयंत ने बस इतना कहा, स्टारलाइट इंटरनेशनल के साथ हमारी बातचीत में हम जो भी फायदे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे उन सबको छोड़ दो। मैंने प्रेसिडेंट अनया का प्रस्ताव देखा है और अगर हम उनकी योजना का पालन करते हैं तो हमारा लाभ मार्जिन पहले से ही काफ़ी अच्छा है। सहयोग एक विन विन दोनों की जीत होना चाहिए। अगर हम अपनी पूंजी के दम पर उन्हें दबाएंगे तो बात बाहर जाने पर हमारी साख के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? हालांकि प्रतिनिधि हैरान था, लेकिन जयंत के पास अग्रवाल समूह में पूर्ण शक्ति थी, तो वह चेयरमैन के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करता? फिर भी उसे थोड़ी जिज्ञासा थी और अगर उसने ये सवाल नहीं पूछा होता तो शायद वह रात को सो नहीं पाता। जयंत मुस्कुराए और बोले, अगर प्रेसिडेंट अनया तुमसे पूछें कि क्यों, तो बस उनसे कहना कि उनके पास एक काबिल पति है। प्रेसिडेंट अनया का पति? हालांकि प्रतिनिधि नहीं जानता था कि अनया का पति कौन है, लेकिन वह जयंत की बात समझ गया। फोन काटने के बाद वार्ताकार प्रतिनिधि दूसरे दौर की बातचीत जारी रखने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में लौटा। अनया और स्टारलाइट इंटरनेशनल के कई शेयरधारक प्रतिनिधियों ने थोड़ी देर आराम किया, फिर अपनी हिम्मत जुटाई अग्रवाल समूह के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार हुए। लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब अग्रवाल समूह का प्रतिनिधि, जो पहले इतना आक्रामक था, अचानक बोला, मैं अपने पिछले सभी फैसलों को वापस लेता हूं। अग्रवाल समूह की ओर से, मैं स्टारलाइट इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत योजना से सहमत हूं। सभी प्रस्ताव मंजूर हैं। बधाई हो स्टारलाइट इंटरनेशनल ग्रुप। ताली ताली ताली। इतना कहकर वह ताली बजाने के लिए खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि अग्रवाल समूह के अन्य लोग थोड़े भ्रमित थे, लेकिन चूंकि उनके लीडर ताली बजा रहे थे इसलिए उन सब ने भी वैसा ही किया। पास हो गया। यह क्या हो रहा है? ये देखकर कि दूसरी पार्टी बेवजह मान गई है, अनया का वो सारा गुस्सा जो उन्होंने लंबे समय से जमा किया था अब हवा में गायब हो गया, जिससे उन्हें लगा कि उनके पास ताकत तो है लेकिन उसका इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं। अजीब से एहसास के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए अनया पूछे बिना नहीं रह सकी, क्यों? अग्रवाल समूह के प्रतिनिधि ने अनायास ही अपने चेयरमैन की कही बात याद की और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आपके पास एक काबिल पति है। मेरे पास एक काबिल पति है। अनया को अचानक अरमान का वो लापरवाह, थोड़ा मुक्का मारने लायक चेहरा याद आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? अनया को अचानक एक अफवाह याद आई। अफवाह थी कि जयंत अग्रवाल के बेटे आदित्य को कोई अजीब बीमारी हो गई थी। 3 साल तक अनगिनत कुशल डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदित्य अब मौत के मुहाने पर खड़ा था। इसलिए जयंत कारोबार के मामलों से बहुत थक चुके थे और अरमान एक असली चमत्कारी वैद्य था। अगर उसने इस समय आदित्य की बीमारी ठीक कर दी होगी तो यहाँ बातचीत का पासा पलटना स्वाभाविक था। अग्रवाल समूह के प्रतिनिधि के बोलने के लहजे को याद करते हुए ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें धमकाया गया है। इसके विपरीत वे बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। 100 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा छोड़कर और फिर भी अच्छे मूड में। केवल एक ही संभावना थी, इस पुण्य यात्रा में उन्हें जरूर कुछ और बड़ा हासिल हुआ होगा। जयंत अग्रवाल के लिए अपने बेटे की अजीब बीमारी को ठीक करने से बड़ा हासिल और क्या हो सकता है? अनया मूर्ख नहीं थी और न ही वे आसमान से टपकने वाली लॉटरी जैसी अच्छी चीजों में विश्वास करती थीं। वे जानती थीं कि इस बातचीत में आए बड़े बदलाव के पीछे ज्यादातर अरमान की कोशिशें थीं। तुम्हें एक काबिल पति मिला है। न जाने क्यों अनया को एक बार फिर अग्रवाल प्रतिनिधि की आंखों में वो सम्मान और जलन याद आ गई जब उसने ये कहा था। ये सोचकर उनके चेहरे की थकान गायब हो गई और वे बस घर भागना चाहती थीं। मिस्टर अरमान, कामयाबी मिली, कामयाबी मिल गई। अंदर हस्ताक्षर समारोह समाप्त होने के बाद अरमान की सेक्रेटरी ने जल्दी से अनया को सूचित करने के लिए कॉल किया। क्या कामयाबी? धीरे बोलो। अरमान ने भौहें सिकुड़ी और कहा, अग्रवाल समूह के साथ हमारा सहयोग सफल रहा। अग्रवाल समूह शुरू में हमारा अनुबंध कम करना चाहता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उनके वार्ताकार प्रतिनिधि ने अचानक प्रेसिडेंट अनया की सभी मांगों को मान लिया। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। फोन के दूसरी तरफ सेक्रेटरी ने उत्साह से कहा। एक पल रुकने के बाद सेक्रेटरी ने रहस्यमयी ढंग से जोड़ा, मिस्टर अरमान, वैसे आज की घटनाएं बहुत अजीब थीं। अग्रवाल समूह का प्रतिनिधि शुरू में बहुत आक्रामक था, बेहद सख्त मांगें रख रहा था। लेकिन जब वह एक फ़ोन कॉल का जवाब देने के लिए बाहर गया तो वापस आने पर बेवजह मान गया। उसका रवैया पूरी तरह बदल गया, पूरा 180 डिग्री। हर कोई अब अनुमान लगा रहा है कि वह फ़ोन कॉल किस बारे में था। अरमान को तुरंत अपने ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से अनया उसके सामने नहीं थी, जिससे उसके हीरो वाले एक्सप्रेशन के नंबर थोड़े कट गए। हालांकि अनया की सेक्रेटरी के सामने अरमान दिखावा करने के मूड में नहीं था और सीधे बोला, इसमें अनुमान लगाने जैसा क्या है?
बहुत संभव है कि अग्रवाल समूह के चेयरमैन ने उस बंदे को फ़ोन किया हो और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया हो। वरना अग्रवाल समूह में किसके पास इतनी बड़ी क्षमता है कि बस एक फ़ोन कॉल से समूह की रणनीतिक दिशा बदल दे। सेक्रेटरी भी अरमान की बातों से सहमत थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, लेकिन अग्रवाल समूह के चेयरमैन बेवजह क्यों मानेंगे? इस अनुबंध के साथ उन्होंने कम से कम कई 100 करोड़ का मुनाफा छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, बेवजह कैसे हो सकता है? इस युवा साहब ने अभी अभी उनके इकलौते बेटे को बचाया है। कई 100 करोड़ के मुनाफे की तो बात ही छोड़ो, अगर इस युवा साहब ने अभी उनकी आधी दौलत भी मांग ली होती तो जयंत अग्रवाल शायद सहमत हो जाते। इकलौते बेटे की जान के आगे कुछ 100 करोड़ क्या चीज़ हैं? अध्याय 263। हालांकि अरमान जाहिर तौर पर एक मामूली सेक्रेटरी को इतना सब कुछ नहीं समझाने वाला था। फिर उसने अनया को दोबारा कॉल किया, ये पूछने के लिए कि क्या वे साथ में डिनर करना चाहेंगी। इत्तेफाक से अनया भी अरमान से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे अग्रवाल समूह के लोगों का बातचीत का रवैया पूरी तरह बदल गया। उस रहस्यमयी कॉल के आने से पहले और बाद में अग्रवाल प्रतिनिधि का रवैया ज़मीन आसमान का फ़र्क लिए हुए था। लेकिन अरमान ने फ़ोन पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, बस विनम्रता से मुस्कुराया और कहा कि यह एक छोटी सी बात है, जिक्र करने लायक भी नहीं। तुरंत उसने कार निकाली और अनया का इंतज़ार करने के लिए स्टारलाइट बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। हालांकि उसने नीचे अनया का इंतज़ार आधे घंटे तक किया, लेकिन वे कभी नज़र नहीं आईं, जिससे वह काफ़ी बेबस महसूस करने लगा। औरतों को सच में वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं होता। ... इस बीच स्टारलाइट बिल्डिंग के अंदर अनया बड़ी बारीकी से अपनी भौहें संवार रही थीं। आज पहली बार अरमान ने उन्हें डिनर के लिए बाहर बुलाया था। किसी भी पहली बार के लिए एक महिला का दिल हमेशा उसे खास अहमियत देता है। पहली डेट, पहली मुलाकात, पहला किस और यहाँ तक कि पहली नज़दीकियाँ, इन सब के लिए उनके मन में कई खूबसूरत सपने होते हैं। अनया पैदाइशी खूबसूरत थीं और शायद ही कभी मेकअप करती थीं। इस पल उनके बैग में केवल कुछ साधारण सामान था। फिर भी उन्होंने अपने हैंडबैग से कुछ आइसोलेशन क्रीम और लिप ग्लॉस निकाला और थोड़ा टचअप किया। ये पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर है। थोड़ी देर बाद आईने में अपनी चमकती हुई परछाई को देखकर अनया थोड़ा मुस्कुराई, काफ़ी संतुष्ट। लेकिन उन्हें तुरंत लगा कि अभी भी कुछ ठीक नहीं है। ओह मेरे बाल! आजकल खूबसूरत महिलाओं में लंबे सीधे काले बालों का ट्रेंड है, लेकिन अनया आदतन अपने बालों का जुड़ा बनाती थीं। हालांकि यह साफ सुथरा और ताज़ा लगता था, लेकिन इसमें वो दिलकश अंदाज की कमी थी। उन्होंने एक पल सोचा, फिर अपने बाल खोल दिए। उनके बाल काले, लंबे और घने थे, जो रेशम की तरह उनके कंधों पर गिर रहे थे। उनके गोरे अंडाकार चेहरे के साथ उनकी खूबसूरती तुरंत कई गुना बढ़ गई, लगभग आसमान छूने लगी। इसने आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सभी मशहूर अभिनेत्रियों को पूरी तरह से फीका कर दिया। बीवी, तुम बहुत स्लो हो। अरे तुम्हारे बाल! अनया के बाहर आने से पहले अरमान को दरवाजे पर इंतजार करते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। वह बस थोड़ी शिकायत करना चाहता था, लेकिन जब उसने अनया के रेशमी लंबे बाल देखे तो वह बस देखता ही रह गया। मेरे बालों को क्या हुआ? अनया ने अपना सिर टेढ़ा किया, जानबूझकर अपने बालों को सहलाते हुए। उसके बाल बादलों की तरह उसकी उंगलियों से फिसल रहे थे, एक गजब की नज़ाकत के साथ। अरमान बुदबुदाया, कमाल है। ये कहते हुए अरमान आगे बढ़ा और लालच भरी नज़रों से अनया के बालों को छूने लगा। ताज़ा खुशबू और हाथ में रेशमी एहसास ने अरमान को ये कहने पर मजबूर कर दिया, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। आज के बाद प्लीज़ इन्हें मत बांधना, ये तो बस कुदरत के एक नायाब खजाने की बर्बादी है। ये देखकर कि अरमान को उसके बाल पसंद आए, अनया को अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हुई। हालांकि उसने एक नखरे भरी हुंकार भरी और बोली, हम कंपनी के गेट पर हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छू रहे हो? क्या तुम्हें मरने का शौक है? तो जब हम घर पर होंगे तो मैं तुम्हें जैसे चाहूं छू सकता हूं। अरमान ने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। सपने देख रहे हो? अनया ने हल्के से झिड़क दिया। फिर पूरे नखरे के साथ वह पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अरमान के कार में बैठने के बाद उसने पूछा, हम खाना खाने कहाँ जा रहे हैं? मैंने चुनने में बहुत समय लगाया और तुम्हें डिनर के लिए कार्ल्टन होटल ले जाने का फैसला किया, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्ल्टन? रहने दो, वहाँ का खाना महंगा है लेकिन स्वादिष्ट नहीं, और वो एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझे इसके बजाय पुण्य स्वाद भवन ले जाना चाहिए, अनया ने कहा। बीवी, तुम सच में बहुत गुणी हो। तुम मेरे पैसे बचाने में कितनी माहिर हो। इन दोनों जगहों की कीमतों में 3 या 4 गुना का फ़र्क है, अरमान ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसके और अनया के लिए ये रकम कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अनया ने सिर्फ स्वादिष्ट के बजाय किफ़ायती और व्यावहारिक कहा, जिससे पता चलता था कि यह लड़की घर चलाने में बहुत माहिर है। ठीक है, तो चलो पुण्य स्वाद भवन चलते हैं, मुझे सच में वहाँ का खाना बहुत पसंद है।
इतना कहने के बाद अरमान ने कार स्टार्ट कर दी। आधे घंटे बाद कार एक आलीशान रेस्टोरेंट के सामने रुकी। कार की खिड़की से अनया ने सुनहरे चमकते हुए अक्षर देखे, पुणे स्वाद भवन। अरमान ने कार पार्क की, फिर अनया का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रेस्टोरेंट में चला गया। उनके प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही सूट में एक खूबसूरत नौजवान ने कांच का दरवाज़ा खोला और कहा, सर, मैडम, पुणे स्वाद भवन में आपका स्वागत है। पुणे स्वाद भवन पुणे का एक बहुत ही विशिष्ट और पुराना रेस्टोरेंट है। कहा जाता है कि इस रेस्टोरेंट का इतिहास बहुत पुराना है, शायद पेशवाओं के ज़माने का। यह मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि कहते हैं कि एक बार किसी राजा का दौरा हुआ था जिन्हें भूख नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ के खास व्यंजन खाने के बाद उनकी भूख खुल गई और यह जगह मशहूर हो गई। हालांकि अरमान ने केवल ऐसी कहानियां सुनी थीं और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। आजकल आधे से ज़्यादा मशहूर पुराने रेस्टोरेंट किसी न किसी राजा महाराजा के दौरे को अपनी प्रसिद्धि का कारण बताते हैं। राजा लोग राजनीति के लिए दौरे करते थे, उनके पास खाने पीने और खेलने के लिए इतना समय कहाँ होता था। खैर, इस पुणे स्वाद भवन की सजावट बहुत ही क्लासिकल थी, जिसमें सभी मेज़ और कुर्सियां क्लासिकल रेडवुड लाल लकड़ी की बनी थीं, जो बहुत भव्य लग रही थीं। और हर मेज़ के पास एक खूबसूरत महिला वेटर थी, जो एक जैसी पारंपरिक शाही पोशाक पहने हुए थी, जिससे यहाँ खाने आने वालों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे पुराने ज़माने में लौट आए हों और राजसी मेहमान हों। स्वागत है, कृपया ऑर्डर करें। शाही लिबास पहने वेटर ने सम्मानपूर्वक मेनू अरमान को थमाया। अरमान ने मेनू पर नज़र डाली, जो तरह तरह के व्यंजनों से भरा पड़ा था। अरमान ने 3 डिशेस का ऑर्डर दिया और मेनू अनया को सौंपते हुए कहा, जो पसंद हो ऑर्डर कर लो। अनया ने लापरवाही से उस पर एक नज़र डाली। ये बस एक खाना था और मायने खाना नहीं, बल्कि यह था कि वह किसके साथ खा रही थी। एक महिला होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से रोमांस की चाह रखती थी और उम्मीद करती थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह उसे खुश करने के लिए तरह तरह की रोमांटिक चीज़ें करेगा। और जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो वह खुशी खुशी अपने पोते पोतियों को अपनी जवानी की कहानियां सुना सकेगी। चाहे अनया खुद कितनी भी अमीर क्यों ना हो या उसका परिवार कितना भी ऊंचे ओहदे वाला क्यों ना हो, जिस खुशी की उसे तलाश थी वह ऐसी साधारण चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। अनया ने मेनू देखा, लापरवाही से कुछ घर जैसे सादे डिशेस का ऑर्डर दिया और फिर मेनू वापस अरमान को दे दिया। अरमान ने एक सूप और 2 डेसर्ट जोड़े, फिर वेटर से ऑर्डर प्लेस करने को कहा। वेटर ने नोट किया, फिर मेनू रख लिया और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया थोड़ा इंतज़ार करें। बोलने के बाद वह व्यंजनों को परोसने का इंतज़ाम करने के लिए मुड़कर चली गई। अरमान और अनया वहाँ चुपचाप बैठे रहे, बस एक दूसरे को देखते हुए, बिना कुछ बोले। बस ऐसे ही अनया बहुत संतुष्ट थी। अरमान की हल्की मुस्कुराती आंखों को देखते हुए अनया के दिमाग में अनायास ही एक गाने की कुछ पंक्तियां गूंज उठीं। वो बोल कुछ ऐसे थे, तन्हाई में बस एक साथी का साथ चाहिए, जिंदगी की भागदौड़ में भी नाश्ते पर कोई पास चाहिए। वैसे तो ये ख्वाब बहुत छोटा सा लगता है, पर कल चाहे हम कहीं भी हों, बस तेरा साथ चाहिए। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, जब तक आपके पास वो इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप सुबह का नाश्ता कर सकें, वही असली खुशी है।